किस्त नंबर 9 दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैंने उसे भी इधर इजाजत नहीं दी थी। मेरा सुसर तंजिया मुस्कुराया और बोला, वाह सदके जाऊं हैदर, अब ठीक ठाक जवान हो चुका है तो तुमने, वाह बड़ी हिम्मत वाली है बहू, मतलब तुम पीछे। लेकिन देख शहनाज, मुझे तो आगे होना पसंद है। मैं सुसर की बात सुनकर बोली, नहीं अबू ऐसा ना करे। मेरी बात सुनकर मेरे सुसर ने बेड से उठना शुरू कर दिया और बोला, बस फिर ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं जाकर हैदर से बात करता हूँ और तेरी सास को भी तेरे करतूत बताता हूँ। मैं घबरा गई और दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा, के लिए अबू ऐसा मत करे, मेरा उकलूता बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं। दुनिया को इस रिश्ते का पता चल गया तो हम माँ बेटा कहीं के नहीं रहेंगे। मैं सारी आपके लिए हाजिर हूँ, मगर प्लीज इस राज को अपने सीने तक महदूद रखो। आखिर में कुछ नहीं तो हैदर तो आपका अपना सगा खून है। सुसर मेरी बात सुनकर दोबारा बेड पर आ गया और बोला, ठीक है शहनाज, तुम बेफिक्र रहो, ये राज हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। लेकिन इस राज की मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, कीमत वसूल करूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? मैं मरती क्या ना करती, और कोई मेरे पास चारा ही नहीं था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर बाद मेरा सुसर काफी खुश था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बुढ़े का इलाज ही यही है कि ये जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए, वरना ये ठिड़की किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे सुसर ने आंखें खोली और मेरा हाथ पकड़कर बोला, शहनाज तुम बहुत कमाल औरत हो, ऐसा सुकून मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। क्या हम एक दफा फिर? मैंने अपने सुसर से हाथ छुड़वाते हुए कहा, नहीं अबू, मैं अब बहुत थक चुकी हूं और वैसे भी सुबह होने वाली है, घर के सब अफराद जाग जाएंगे, आपको यहां से जाने में मसला पेश आ सकता है, प्लीज अब आप जाएं। मेरी बात सुनकर मेरा सुसर बोला, हाँ शहनाज, ये बात तो ठीक है कि अब सुबह होने वाली है और तुम्हारी सास जल्दी उठ जाती है, मुझे अब जाना चाहिए। वैसे भी अब दिन भी अपने और रातें भी अपनी ही हैं, मैं कल फिर आऊंगा। ये कहकर मेरा सुसर उठा, फिर मुझे देखने लगा और कान के करीब आकर कहने लगा, तुम्हें कैसा लगा शहनाज? मैंने नजरें झुका ली और सुसर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती मैं ऐसे बेहुदा सवाल का? खैर, मेरा सुसर कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया और मैं कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर लेटकर हैदर के बारे में सोचने लगी। मैं सोचने लगी कि ये जो हवस का खेल अब शुरू हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा। बस मुझे डर था कि अगर हैदर को मेरे और मेरे सुसर के बारे में पता चला तो बहुत बुरा होगा। फिक्रमंदी से ये सब कुछ सोचते हुए मेरी आंख लग गई। बेचैनी ऐसी थी कि ठीक तरह से सो भी नहीं पाई और चंद घंटों बाद मेरी आंख खुल गई। सुबह तो हो गई थी। सर में हल्का हल्का दर्द था और टांगों में भी शदीद दर्द था। मैं बेड से नीचे उतरी और मुंह हाथ धोकर किचन की तरफ चाय बनाने के लिए जाने लगी। बाहर सहन में निकली तो मेरी सास और सुसर के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर से दोनों के लड़ने की आवाजें आ रही थी। मेरी सास चला चलाकर सुसर को कह रही थी, इस उम्र में भी तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ कहाँ मुंह काला करता फिरता है। मेरी रात को आंख खुली तो तुम्हारी चारपाई खाली थी। मैंने बाथरूम किया, किचन, सब जगह देखा, तुम नहीं थे। फिर 3 घंटों बाद तुम कहीं से मुंह काला करके आ धमके। मुझे बताओ कहाँ गए थे? ये सारा फसाद सुनकर मेरा दिल धड़कने लग गया कि कहीं मेरी सास को पता तो नहीं चल गया कि मेरा सुसर मेरे कमरे में मेरे साथ ही मुंह काला कर रहा था। मैं परेशानी में चाय बनाना भी भूल गई। इतने में मेरी नजर हैदर के कमरे की तरफ पड़ी तो वो दरवाजे में मेरी तरफ देख रहा था। हैदर ने मुझे करीब आने का इशारा किया और वापस कमरे में चला गया। मैं धड़कते हुए दिल के साथ हैदर के कमरे की तरफ ये सोचकर चलने लगी, कहीं हैदर को भी शक तो नहीं पड़ गया। साथ ही मुझे ख्याल आया कि मेरा ऊपर वाला होंठ जख्मी होकर सोजा हुआ है और मेरे गालों और गर्दन पर भी निशान हैं। ये सोचकर मैं और ज्यादा फिक्रमंद हो गई कि हैदर देखेगा तो जरूर पूछेगा कि ये सब निशानात कैसे पड़े। हैदर के अलावा भी घर में सुसर के रात को गायब होने का हंगामा बरपा है, ऊपर से मेरे चेहरे पर ये सब निशानात। ये सब फिक्रमंदी से सोचते हुए मेरे कदम हैदर के दरवाजे के करीब जाकर रुक गए और मैं कोई बहाना सोचने लगी कि अगर हैदर ने पूछा
तो इस सब बातों का क्या जवाब दूंगी? मेरे कदम हैदर के कमरे के दरवाजे के बाहर ही रुक गए। मैं वहीं से उल्टे पांव हो गई और अपने कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा बंद करके मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का जायजा लिया। मेरे चेहरे पर निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे और मैंने गर्दन पर देखा तो वहां भी बुरी तरह निशानात थे। सुसर ने मुझे किसी दरिंदे की तरह नोचा था। मैंने ड्रेसिंग टेबल से मेकअप कट निकाली और ब्रश से गालों पर स्किन कलर का ब्लिश करने लगी। फिर मैंने शीशे में जायजा लिया तो निशानात काफी हद तक कम हो गए थे। बहुत करीब और गौर से देखने पर ही महसूस हो सकते थे। गर्दन पर निशानात ज्यादा थे, लेकिन वो दुपट्टा कवर कर सकता था। मैंने गले और सीने पर अच्छी तरह दुपट्टा लपेटा और कमरे का दरवाजा खोलकर फिर से हैदर के कमरे की तरफ चली गई। हैदर के कमरे का दरवाजा खुला ही था और हैदर बेटा चारपाई पर लेटा अपने मोबाइल पर मसरूफ था। मुझे देखकर उठकर चारपाई पर बैठ गया। मैं हैदर के करीब जाकर बैठ गई। चारपाई पर बैठते हुए मैंने जानबूझकर हैदर से फासला रखा ताकि वो मेरे चेहरे पर निशानात को ना देख सके। हैदर बोला, माँ, आप कहाँ चली गई थीं मेरे कमरे में आते आते? मैंने जवाब दिया, बेटा एक ज़रूरी काम याद आ गया था, वो करने चली गई थी। हैदर, कैसा काम माँ? वो मेरे बाथरूम की टूटी खुल गई थी, वो बंद करने गई थी। मैंने बात बनाते हुए हैदर को जवाब दिया। हैदर, अच्छा माँ, तुमने ये हंगामा सुना दादा और दादी का? मैंने अनजान सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हाँ। दोनों की लड़ने की आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन समझ नहीं आया कि क्यों लड़ रहे थे। हैदर मेरे करीब होकर आहिस्तगी से बोला, माँ, दादा सारी रात कहीं गायब था। दादी की आधी रात को आंख खुली तो दादा कमरे में नहीं था। दादी ने पूरे घर में देखा, लेकिन दादा नहीं मिला। तो दादी 5 बजे तक दादा के इंतजार में बैठी रही, लेकिन दादा नहीं आया। थक हार कर दादी सो गई। फिर सुबह जब दादी की आंख खुली तो देखा दादा आ गया था कहीं से, मुंह काला करके और सोया पड़ा था। बस फिर क्या, दादी ने शोर मचा दिया और दादा को गालियां देने लगी। दादा उठ गया और वो दादी को गालियां देने लगा। दोनों के इस हंगामे से पूरा घर जाग उठा। पता नहीं माँ, अब ये दादा कहाँ सारी रात अपना मुंह काला करके आया था। मैं चुपचाप हैदर की बात सुनती रही और कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब देती कि तेरा दादा सारी रात मेरे साथ मुंह काला करता रहा है। हैदर मेरे बहुत करीब होकर बैठ गया था और जिस बात का मुझे डर था वही बात हुई। हैदर की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसे एक निशान नजर आ गया। हैदर बोला, माँ, ये आपके चेहरे पर निशान कैसा है? मैंने घबराहट पर काबू रखा और जवाब दिया, बेटा एलर्जी सी हो गई है। औरतों के जब वो दिन आते हैं तो इस किस्म की स्किन एलर्जी भी अक्सर हो जाती है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब दिन ख़त्म हो जाएंगे साथ ही ये निशानात भी ख़त्म हो जाएंगे। हैदर ने कदरे मुतमईन होते हुए जवाब दिया, अच्छा ठीक है माँ, लेकिन ये दिन जब ख़त्म होंगे मुझसे अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। मैंने हैदर का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस 4-5 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम खूब मिलेंगे। हैदर, माँ, मैं तो इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर इस मासूम से इंतज़ार नहीं होता। प्लीज़ इसका कुछ करो। मैं क्या करूँ उसका? हैदर, अम्मी कुछ भी, ताकि उसको 2 दिन सुकून तो हो। हैदर, अभी दिन है, सब जाग रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता, ना ही कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुछ कर सकते हैं। हैदर ने सरगोशी में जवाब दिया, माँ, हम दरवाज़ा बंद ही नहीं करेंगे। मैं दरवाज़ा थोड़ा सा बंद करके उसकी ऊँट में खड़ा हो जाता हूँ। आप दोस्तों मज़ीद देखें तस्त नंबर 10 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।